बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम इन द क्लास। आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमोद शर्मा और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था और उसकी परिभाषा वगैरह मैंने आप लोगों को बताई थी कि भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल डमरू आदि का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा कल मैंने बहुत डिटेल आप लोगों के साथ की थी और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा कि भूगोल की परिभाषा सबसे पहले समझना जरूरी है। और वो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी विषय में जाने से पहले सबसे जरूरी होता है कि उस विषय की आत्मा को समझा जाए। इस क्रम में मैंने बताया भी था, आप लोगों को डिस्कस किया भी था कि प्राकृतिक ये जो भूगोल है यह पृथ्वी पर मानव और प्रकृति के जो संबंध हैं और आपस में कई घटनाओं का एक दूसरे से जो संबंध है उन सभी का अध्ययन करता है और उसके कारण और प्रभाव, कार्य और कारण यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझाने का प्रयास करता है कि आदमी समझे, व्यक्ति समझे। पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष है उसकी समताओं विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। भूगोल शब्द दो शब्द यानी कि भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना। इस पर कल मैंने डिटेल चर्चा की थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कारवां कुछ हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चे और भी आए हैं। जितेंद्र भी क्लास में पहुंच गया है, लिखता है यस सर। आद्या भी लिखती है यस सर, वेरी गुड। विक्की भी क्लास में पहुंचा हुआ है, लिखता है एवरीवन हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल शायद आपने विक्की प्रश्न किया था कि सर कुछ शब्दों को आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं आज सोच रहा हूं उन शब्दों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कल मैं परिभाषा बता रहा था। आज इन सभी चीजों को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूं। अच्छा, विक्की कह रहा है कि मैं नहीं था सर, कल हम नहीं थे। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बच्चा था, किसी ने, जितेंद्र किसने नाम किसने पूछा था? आशीष शुक्ला, मैं था। अच्छा, वो हो शुक्ला था, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी हो, ये नॉलेज सबके होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ ये सब डिस्कस कर दिया जाए कि भाई क्या है कैसे है। और फिर और बच्चे भी पहुंचे हैं, बाकी सभी। आदित्य लिखता है नमस्ते सर। आदित्य, सोफिया, टू एवरीवन। अच्छा अच्छा, आइए बच्चों, अब हम जरा इसको चैट को वो हटा देते हैं कुछ देर के लिए और थोड़ा सा हम लोग चीजों को देखते हैं कि शब्द जो शुक्ला ने प्रश्न किया था वो बहुत ही वाजिब प्रश्न है बच्चों। परिभाषा जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज है क्या और क्या नहीं है। आप लोगों ने पहाड़, पर्वत, पहाड़ी ये शब्द सुने होंगे। मैं यहीं से कुछ एक शब्द डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे नो डाउट आप लोग जानते होंगे, परंतु मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों, जब पहाड़ की बात आती है, और बीच में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिएगा ताकि चीजों को आप जल्दी से समझ भी सकें। जब बच्चों बात आती है कि क्या है पहाड़, तो सिंपल आप कह सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे भूभाग जो उठे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर ऐसे भूभाग जो उठे हुए हैं, जरा इमेजिन करिए, यहीं पे स्क्रीन पे मैं समझा देता हूं। मान ले हमारी पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी के सतह पर कोई भूभाग ऐसे ऊपर उठा हुआ है, तो ये भूभाग जो ऊपर उठा हुआ है यही पर्वत कहलाता है। तो बच्चों यहीं पर आप लोग एक दूसरे वर्ड से भी वाकिफ होंगे, जहां तक आप लोग सुने भी होंगे, वो है पठार। अब आप कहेंगे सर पठार भी तो ऊपर उठा हुआ होता है, क्यों होता है कि नहीं? तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन पठार एंड पर्वत? अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्लोप का डिफरेंस होता है।
कई बार बच्चों को एक माइंड में कंसेप्ट रहता है कि ऊंचाई, पठार जो होते हैं कम ऊंचे होते हैं, पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो बच्चों एक बात आज माइंड में क्लियर कर लीजिए कि ऊंचाई की दृष्टि से पर्वत और पठार को डिफाइन नहीं किया जाता है, इसके स्वरूप के आधार पर डिसाइड किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो पठार है, इस पठार का स्वरूप देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं और इससे इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भी एलिवेटेड लैंड मास है, दिस इज ऑल्सो एलिवेटेड लैंड मास, है ना? ये भी ऊंचा है बट फ्लैट ऑन द टॉप। यह ऊपर जाने पर देखो समतल है, तो ये क्या है? ऊपर जाने पर एक कोनिकल है, यानी कि तीव्र ढाल वाला है। ये देखिए, ये देखिए तीव्र ढाल है। तो सबसे पहले बच्चों आप यही समझें कि पहाड़ क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। पहाड़ या पर्वत ऐसे ऊंचे भूभाग होते हैं जिनका ऊपरी भाग कोनिकल होता है, यानी कि तीव्र ढाल वाला होता है। ठीक है, तो वही हो गया आपका यहाँ पे पर्वत हो गया। जैसे हिमालय पर्वत आप लोग देखेंगे, एक ऊंचा पर्वत। अब थोड़ा सा कई बार हल्का हल्का डिफरेंस कर लिया जाता है। पहाड़ में, पर्वत में, पहाड़ में, है ना, और पहाड़ियां में। ये वर्ड मैं समझता हूं आप सभी लोग सुने होंगे। ठीक है, जब पर्वतों की बात होती, पर्वत आप हमेशा ध्यान रखना, पर्वत, पहाड़ या पहाड़ियां, एक सबसे बड़ा बड़ा करेक्टर होगा कि यह ऊंचा होगा और ऊंचा होने के साथ ऊपर कोनिकल होगा, तीव्र ढाल वाला होगा। पर्वत तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊंचे होते हैं। जब लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, कई सारी ऊंची ऊंची होती हैं, तब बच्चों उस समय वर्ड यूज होता है पर्वत। जैसे आप लोग देखते होंगे हिमालय पर्वत हम लोग बोलते हैं। एक मिनट, पारस भी पहुंच गया है क्लास में, पारस भी क्लास में पहुंच गया है भाई। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल कह सकते हो कि ये जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये बहुत ऊंचे होते, जैसे हिमालय पर्वत। पहाड़ तुलनात्मक रूप से कम ऊंचे होते हैं बच्चों, पता आप लोगों को? पहाड़ जो होते हैं तुलनात्मक रूप से कम ऊंचे होते हैं, उस सेंस में बोल दिया जाता है। और ये तुलनात्मक रूप से कम ढाल वाले होते हैं, इनका ढाल ना ज्यादा नहीं होता है, तो उन्हें पहाड़ बोल देते हैं। और जब ये लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तब उन्हें पर्वत बोल देते हैं। और पहाड़ियां आप लोगों ने देखी होगी, एकदम छोटी छोटी होती हैं और बहुत मंद ढाल वाली होती हैं। जैसे आप लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा, अरावली की पहाड़ियां, या मध्य प्रदेश में सोफिया झाबुआ साइड से है, तो झाबुआ के आसपास बेटा छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां जरूर मिलती होंगी। सोफिया मिलती हैं? सोफिया, आपके यहाँ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती कि नहीं, जिस पर आप एकदम दौड़ते भागते हुए चढ़ जाओगे? बिक्की लिखता है, आई एम फ्रॉम बिहार, शिवहर, माई क्वालिफिकेशन इज BLLB, वेरी गुड। सोफिया, मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि आपके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होगी और आप उस पर आसानी से दौड़ते हुए चढ़ जाती होंगी, तो इसीलिए आप अपने एरिया में बोलती भी होंगी कि अरे भाई वो जो पहाड़ी है ना, छोटी सी पहाड़ी, उस पर चले जाओ, वहां पे एक जंगल है, वहां से वो सामान लेते आओ। कई बार होता है।
तो यहाँ पे आपको पहले समझ में आ गया शब्द। पहला क्या है? वो है आपका पहला शब्द है पहाड़। और पहाड़ का मैंने मीनिंग बताया, नोट कर लो जल्दी से। एक ऊंचा भूभाग जो ऊपर तीव्र ढाल वाला होता है उसे पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया वहीं पठार। पठार की परिभाषा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है कि पठार जो होते हैं ये ऊंचे भाग होते हैं ये भी, परंतु फ्लैट ऑन द टॉप। याद रहेगा, फ्लैट ऑन द टॉप वो होगा पठार। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा, एलिवेटेड लैंड मास फ्लैट ऑन द टॉप, यानी एक ऊंचा भूभाग जो ऊपर समतल होता है। एक बात ध्यान रखना, इनकी भी ऊंचाई कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी इनकी ऊंचाई आप देखोगे 4 से 5 हजार मीटर तक होती है बच्चों। पता आप लोगों को, 4 to 5,000 इन हाइट। यू कैन इमेजिन, जैसे तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, या बोलीविया पठार सुना होगा, लगभग 3500 से 4000 मीटर, यानी कि पर्वतों से भी काफी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। फिर वहीं पर वर्ड यहाँ पे बच्चों आया है महादेश। यहाँ पर महादेश का वर्ड का मतलब है, इस शब्द की मीनिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस वर्ड हैज मीनिंग कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि महाद्वीप क्या होते हैं तो कोई बताएगा? बताइए, कोई बच्चा महाद्वीप शब्द बता सकता है क्या? बताइए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करिए, आई एम वेटिंग। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट और यानी कि महाद्वीप और द्वीप, आइलैंड, ये क्या होते हैं? थोड़ा आप लोग बताएंगे क्या? कोई बताएगा महाद्वीप क्या होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। और आइलैंड क्या होता है? थोड़ा जल्दी से मुझे बता दीजिए। सिंपल सा आप कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट एक ऐसा बड़ा भूभाग होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि महाद्वीप क्या होता है, तो बच्चे सिंपल कहते हैं एक भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। तो वही तो करेक्टर द्वीप का भी होता है। देन वेयर इज डिफरेंस? इन ए वेरी सिंपल मैनर, डिफरेंस इन साइज। ध्यान रखिएगा, अंतर कहाँ आता है बच्चों? साइज में आता है। यानी कि विशेष रूप से आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट होते हैं वे कंपैरेटिवली बिगर इन साइज और आइलैंड कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, एक विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वह महाद्वीप, और एक छोटा भूखंड जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। आपको बहुत सिंपल वे में यहाँ पे समझना। फिर आपने वहीं पर वर्ड यूज हुआ है नगर। नगर, है ना? नगर क्या होता है बच्चों, बताएंगे? हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी परिभाषा अलग अलग है। भारत के अनुसार यदि मैं नगर को परिभाषित करूं तो कह सकते हैं एक ऐसा आवासीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जिसमें 75% जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है। ध्यान रखिएगा बच्चों, लगभग 75% जनसंख्या सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर more than 75%, and their density is near about 400 per square kilometer। तो दो बात आपने सोच यहाँ पे देखी कि नगर क्या है। नगरों की जब बात होती है तो नगर में दो करेक्टर समझ में आ जाता है कि पहला कि नगर जो है मेनली वहां पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कार्यरत होता है। यहाँ की यानी कि 75% जनसंख्या जो है इसमें लगी होती है, और जनघनत्व 4000 मीटर 400 प्रति पर स्क्वायर किलोमीटर देखा जाता है। ठीक है, वह कहलाता नगर। ये वेरी करता है बच्चों, ध्यान रखना परिभाषा।
अमेरिका में नगर की परिभाषा अलग है, कनाडा में अलग है, वहां पर हो सकता है 100 स्क्वायर किलोमीटर ही हो अलग अलग। चलिए खैर, आइए नदी को देख लिया जाए। नदी क्या होती है, कोई बताएगा आप लोगों में? बताइए बच्चों, व्हाट इज रिवर? नदी क्या होती है? बहुत सिंपल परिभाषा, बहता हुआ जल नदी है। याद रहेगा बच्चों, बहता हुआ जल नदी है, यानी कि वह पानी जो निरंतर गतिशील होता है वही नदी है। और बच्चों, नदी का मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि यदि मानव जीवन को नदी से निकाल दिया जाए तो फिर समझिए मानव जीवन खत्म। यानी कि इसीलिए आप लोग देखोगे जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे प्रारंभिक दौर में विकसित हुई हैं। तो नदी याद रहेगा। तो बच्चों, झील क्या होती है जरा बताइए आप लोग, व्हाट इज लेक? यदि लेक को परिभाषित करें तो बहुत ही सिंपल भाषा में कह सकते हो, स्टैटिक वाटर इज लेक। पता आप लोगों को? स्टैटिक वाटर यानी कि रुका हुआ पानी झील है और बहता पानी नदी है। बहुत सिंपल परिभाषा, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आशीष शुक्ला याद रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ। आशीष याद रहेगा कि नहीं? ये सब चीजें, ये परिभाषाएं याद रहनी चाहिए। उसके बाद आशीष शुक्ला की जो भारी मांग थी कि सर जड़ डमरू क्या होता है, विक्की लिखता है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देती हैं, किस संदर्भ में बेटा आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें हल्का सा वो करो। आशीष शुक्ला नो आइडिया। अच्छा, मैंने पूछा था। महाद्वीप, अच्छा। पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं तो बेटा कुछ और भी हो सकता है, द्वीप भी तो हो सकता है। तो परिभाषा में एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो सभी लोग। परिभाषा जितनी क्लियर होगी, आप लोगों को यदि शब्दों में कहीं पर किसी शब्द में प्रॉब्लम हो तो आज सभी शब्दों को पूछ सकते हो। बीच बीच में मैं टाइम टू टाइम शब्द आने पर टेक्निकल वर्ड को अलग से डिफाइन करूंगा, परंतु आज मैं कुछ बेसिक शब्दों को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे बच्चा आराम से स्मूथली इसको आगे बढ़ा सके। तो पहला मैंने बताया, महाद्वीप एक विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। द्वीप एक छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। फिर नगर एक ऐसा आवासीय क्षेत्र, बड़ा आवासीय क्षेत्र जिसमें 75% से अधिक जनसंख्या सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगी हुई हो और उसका जो जनघनत्व है 400 पर स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए भारत के संदर्भ में। फिर वहीं पर नदी मैंने परिभाषा बता दी कि बहता पानी नदी है और रुका हुआ पानी झील है, जिसकी चर्चा मैंने अभी यहाँ पर की थी और मैं समझता हूँ सभी आप लोग इस बात को समझ गए। अब बीच में आ गया समुद्र। ये लो बच्चों, बीच में अब समुद्र आ गया। अब जरा समुद्र को भी देख लेते हैं भाई। समुद्र को देखने से पहले थोड़ा सा मैं इस पर इरेज कर दूं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। कोई बताएगा आप लोगों में कि समुद्र क्या होता है और समुद्र का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है? कोई बताएगा जल्दी से? या बॉलीवुड के ऐसे दो गाने बताइए जिससे पता चलता हो कि बॉलीवुड पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है और वे प्रभाव बताते हैं कि मानव जीवन में समुद्र का कितना महत्व है। कोई बता सकता हो तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकता है यहाँ पे। भूगोल बेटा जितना आप इजी रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ेंगे, उतना ही आसान रहता है। आइए अब हम जरा यहाँ पे समुद्र को देखते हैं कि ये सागर क्या है भाई। समुद्र या सागर एक ही शब्द है, ओशन, सागर और समुद्र, ठीक है? कहीं पर समुद्र वर्ड यूज होता है, कहीं पर सागर वर्ड यूज होता है। कल चलिए, अब जब यहाँ पे सागर की बात करते हैं उससे पहले एक और वर्ड आप लोग सुन लीजिए, महासागर।
ये महासागर क्या है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या? वर्ड अपने आप में बता रहा है, वर्ड अपने आप में मीन कर रहा है। जब सागर को समझोगे तो कहीं ना कहीं वर्ड महासागर अपने आप बता दे रहा है, जैसे द्वीप और महाद्वीप को। सिंपल कह सकते हो, एक अति विशाल, नोट कर लो जल्दी से, एक अति विशाल, एक अति विशाल जलीय क्षेत्र जो दोनों ध्रुवों की ओर खुला होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वर्ड ध्यान रखिए, ये परिभाषा आपको बहुत साइंटिफिक परिभाषा में बता रहा हूं। एक अति विशाल, एक अति विशाल जलीय क्षेत्र जो दोनों ओर ध्रुवों से खुला होता है। इसका मतलब ये है, जैसे आप कह सकते हो यहां पे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ये क्या है बच्चों? आप लोग अपनी, आपके पास एटलस होगा तो अपने एटलस में देखिए, ये दोनों महासागर ऐसे महासागर हैं जो कहीं ना कहीं ध्रुवों से सीधे सीधे कनेक्ट हैं। विशेष रूप से अटलांटिक महासागर इज ए ओशन विच इज वेरी वेरी ओपन टुवर्ड्स पोल, यह ध्रुवों की ओर बहुत अधिक खुला हुआ। तो यहाँ परिभाषा में ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा जो लैंड वाटर बॉडी होती है और ध्रुवों से खुली हुई, जुड़ी हुई होती है या ध्रुवों की ओर खुली हुई होती है, उसे ही महासागर कहा जाता है। और एक विशाल जलीय क्षेत्र जो किसी सागर का भाग हो, किसी महासागर का भाग होता है, उसे कहते हैं सागर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सागर जो होता है तुलनात्मक रूप से छोटा, यानी कि तुलनात्मक रूप से छोटा जलीय क्षेत्र जो किसी महासागर का भाग होता है। जैसे अरब सागर, अरब सागर क्या है? हिंद महासागर का भाग है, या कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और जब सागर समझ जाओगे तो यहीं पे जो वर्ड आता है जल डमरू, ये देखो बच्चों, यहीं से वर्ड जुड़ा हुआ है जल डमरू। ठीक है, बालक लिखता है सर पेन का सर चेंज करिए, ग्रीन पीपीटी पर रेड अच्छे से नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है बेटा, कलर चेंज कर रहा। इस पर मैं कौन सा कलर कर दूं और बताओ तुम ही लोग। ये तो और भी गड़बड़ है, पीला कर देता हूं। हाँ पीला चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू भाई। ब्लैक ट्राई करिए बेटा, ब्लैक इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, मैं समझता हूँ पीला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा चलो ब्लैक भी सही है, गुड। बच्चे काफी। जल डमरू क्या है? बिल्कुल बेटा आदित्य, वहीं पे मैं आ गया हूँ, जल डमरू पे ही आ गया हूँ। चलिए आइए, थैंक यू। तो हाँ, तो मैं जल डमरू बता रहा था। तो आपको सबसे पहले सागर वर्ड से, महासागर वर्ड से, यानी कि एक विशाल, अति विशाल जलीय क्षेत्र जो ध्रुवों की ओर खुला रहता। सागर तुलनात्मक रूप से छोटा जलीय क्षेत्र जो किसी महासागर का भाग होता है और सामान्यतः तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों एक और वर्ड यहीं पर मैं चर्चा कर दूं, वो है खाड़ी। सुना होगा वर्ड आप लोगों ने, खाड़ी। कोई आप लोगों में बता सकता है वर्ड खाली, खाड़ी क्या होता है? बताइए बच्चों। कोई बच्चा बता सकता हो तो जल्दी बताए मुझे, ताकि अच्छा लगेगा कि बच्चे भी इस दिशा में सोचे हुए हैं। जल्दी से बताइए आप लोग, व्हाट इज खाड़ी? किसी ने शब्द सुना है?
अब यहीं से खाड़ी जब समझोगे तो वर्ड जुड़ने लगेगा जल डमरू मध्य, यहीं से कनेक्टिविटी बनेगी जल डमरू मध्य की। जल्दी से बताइए बच्चों। बोलिए भाई। गुड गुड, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत। तीन ओर लैंड हो, बीच में पानी हो। सोफिया सोनिया सोनिया शर्मा ने लिखा है तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। चलिए और कोई भाई, और कोई ट्राई करे जल्दी से फटाफट। क्लास में बच्चों जितना संभव हो एक्टिव रहा करो। लाइव क्लास का एंजॉय तभी आएगा, जो भी प्रश्न मैं पूछा करूं तुरंत रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, माइंड तेजी से। और जब मैं थोड़ा समझाया करूं तो तुरंत लिखा करो, और कुछ बातें जब मैं लिखवाया करूं तो एक्सक्लूसिवली उसको अलग से जरूर लिखा करो। कोई और बता सकता है? जल्दी से रिस्पॉन्ड मी प्लीज, प्लीज आई एम वेटिंग। रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। व्हाट इज खाड़ी? खाड़ी क्या होती है बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखो ये वर्ड है बेसिकली, ये बेसिकली वर्ड खाड़ी जो है खारे वर्ड से बना हुआ है। खारा, थोड़ा सा समझो इस बात को। हम लोग बोलते हैं ना खारा, खारा से वर्ड खारी, कहीं कहीं आज भी खारी वर्ड यूज होता है, तो कहीं से वर्ड बनते हुए वर्ड बन गया खाड़ी। खाड़ी मतलब वाटर बॉडी, ऐसा वाटर बॉडी जिसमें जिसमें खारा पानी हो। ध्यान रखना, खारा पानी, एक ऐसा जलीय क्षेत्र जिसमें खारा पानी हो। तो भाई मानव को जरा सोचो, अर्ली ह्यूमन जो लैंड पर रहता था, आंतरिक भाग में रहता था, तो वो नदी को देख रहा है, झीलों को देख रहा है, तो वहां पर उसको ताजा पानी मिल रहा है। ताजा पानी, जब भी हम लोग वर्ड बोलें तो ध्यान रखना फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी। तीन वर्ड ध्यान रखना, मीठा पानी, ताजा पानी, ये वर्ड याद रखना। फिर अब वो धीरे धीरे तट के किनारे आया तो देखा वहीं पर तट के पास में कोई एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें पानी तो खारा है, तो वही वर्ड उसने यूज कर दिया खाड़ी। और खारा से खारी या खाड़ा से खाड़ी से वर्ड वहां पर बनता चला गया। उसे खारी भी बोलते हैं, यानी खारा पानी जो धारण करती है, या प्रोनाउंसिएशन, रीजनल प्रोनाउंसिएशन में खारी खाड़ी वर्ड भी यूज यहाँ पे होने लगा। चलिए खैर, अब परिभाषा पे आते हैं। तो आप बहुत सिंपल वे में परिभाषित कर सकते हो बच्चों खाड़ी को, कि एक विशाल जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से, एक विशाल जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से, ध्यान रखिएगा बच्चों, जल से घिरा हुआ हो, स्थल से घिरा हुआ हो। देखो यानी कि ये भी स्थलीय भाग हो गया, ये भी स्थलीय भाग हो गया ऊपर साइड में, इधर भी हो गया, और ये वाटर बॉडी हो गई। तो दिस वाटर बॉडी इज सिंपली नोन एज, दिस सिंपल वाटर बॉडी सिंपली नोन एज खाड़ी। यानी कि लिख लो जल्दी से, एक विशाल जलीय क्षेत्र, एक विशाल जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, स्थल से, सॉरी स्थल से घिरा हुआ हो, उसे खाड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों एक मैं इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा चक्कर बता दूं आप लोगों को। कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आप लोग देख रहे हो, ये वर्ड है गल्फ। ये गल्फ क्या होता है हिंदी में, यदि आप समझेंगे बच्चों, तो हिंदी में बड़ी खास बात दिखाई देगी। हिंदी में आपको बड़ी खास बात दिखाई देगी कि दोनों के लिए एक ही वर्ड है। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, या गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी।
तो हिंदी में ध्यान रखिएगा, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, बट इफ यू टॉक इन द इंग्लिश देन सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड। ये इंग्लिश में ही परिभाषा थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये डीपर एंड नैरोवर वाटर बॉडी, लिख लो इसको, ये डीपर एंड नैरोवर वाटर बॉडी, ये डीपर एंड नैरोवर वाटर बॉडी विच surrounded by land from three side that known as gulf, या यूं परिभाषित कर सकते हो ए बे विच इज डीपर एंड नैरोवर, ए बे, बे मतलब खाड़ी, ए बे विच इज डीपर एंड नैरोवर दैट इज गल्फ। यानी कि एक ऐसी बे जो तुलनात्मक रूप से संकरी और गहरी होती है उसे ही खाड़ी का, उसे ही गल्फ कहा जाता है। ध्यान रखिए, इंग्लिश में समझोगे तभी, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, आप गल्फ ऑफ कच्छ को देखोगे तो बे ऑफ बंगाल की तुलना में काफी संकरी है। ऐसी गल्फ ऑफ खंभात को देखोगे दैट इज आल्सो नैरोवर इन कंपैरिजन ऑफ आपके बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये। अब जरा आ जाए भाई यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग देखते हैं जरा जल डमरू। कोई आप लोगों में जल डमरू के बारे में बता दे तो भाई कुछ मैं समझूं, बच्चों ने कुछ काम वाम किया है, कुछ बताइए। ऐसा कोई व्यक्ति जो जल डमरू के बारे में कुछ बता सकता है क्या भाई? कोई बता सकता है जल डमरू के बारे में बच्चों? बताइए जल्दी से। सुना हुआ हो कभी जल डमरू? अच्छा, आप लोगों ने कभी जरूर देखा होगा, अब देखिए यहाँ पे वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं जल डमरू। इसको हम लोग बोलते हैं जल डमरू मध्य। याद रहेगा बच्चों, जल डमरू मध्य। यानी कि स्ट्रेट कह सकते हो, स्ट्रेट याद रहेगा। अब जब स्ट्रेट को समझने की कोशिश करो, या एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिख दूं, ये सभी सिनोनिम्स हैं, जल संधि। याद रहेगा बच्चों, ये सभी सिनोनिम्स हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्यायवाची है। पहला हो गया वर्ड जल डमरू मध्य, और दूसरा हो गया जल संधि, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। अब जरा इन शब्दों से आप लोग कुछ मीन निकालो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। एक वर्ड है जल डमरू। डमरू कैसा होता है बच्चों? जल डमरू सीधा सीधा आप लोगों ने कभी देखा हो, बजाया हो तो ऐसा होता। डमरू कैसा होता है बच्चों? डमरू जो है सिंपल वे में कहा जाए तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि, और यहाँ पे वर्ड क्या है, जल डमरू मध्य, यानी कि डमरू के मध्य वाला भाग एक ऐसा है, इन कंपेरिजन ऑफ दीज बॉडी दिस इज ए नैरोवर बॉडी। इन सब की तुलना में ये जो है तुलनात्मक रूप से ये वाला जो पार्ट संकरा है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब जरा यहाँ पे देखो, जरा कल्पना करो एक कोई बहुत विशाल वाटर बॉडी है, ये देखिए, यानी कि ऊपर कोई ए वाटर बॉडी है, ए ओशन है मान लो, या कोई सीज है, गल्फ है, जो भी है वाटर बॉडी, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। और ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई बी है, सपोज यहाँ पे कोई बी है, तो इन दोनों को देखो कनेक्ट कर रहा है, इसके बीच में ये वाली जो वाटर बॉडी है ये पतली सी है, इसे ही कहते हैं आपका जल डमरू मध्य।
याद रहेगा बच्चों, ये देखो जल डमरू मध्य, नोट कर लो फटाफट। एक संकरा जलीय क्षेत्र, एक संकरा जलीय क्षेत्र जो दो विशाल जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, जो दो विशाल जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, उसे ही जल डमरू मध्य या जल संधि, देखो वर्ड जल संधि, यानी कि ये कह सकते हो इस वाले वाटर बॉडी को और इस वाले वाटर बॉडी को, दोनों को ये वाटर बॉडी जोड़ रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया है जल संधि। और चूंकि यह डमरू जैसा है, डमरू का जैसे बीच में आकार संकरा होता है, इसीलिए जल डमरू मध्य नाम दिया गया। याद रहेगा बच्चों। अब इसी में एक वर्ड और आप लोगों ने सुना होगा, चैनल। ये इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा, इंग्लिश चैनल, है ना, इंग्लिश चैनल, बहुत सारे ऐसे कई बार, या हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये वर्ड आप लोगों ने जरूर हो सकता है सुना हो, नहीं तो हम लोग सुनेंगे। अब कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि चैनल क्या बल्ला है, तो जरा आप लोग कभी सुने हैं चैनल क्या होता? जल संधि के बृहद रूप को ही चैनल कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, जल संधि के बृहद रूप को चैनल कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश चैनल देखोगे, इंग्लिश चैनल जब आप लोग यूरोप की ओर जाओगे तो वहां पर देखोगे इस चीज को कि वहां पे ये करेक्टर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये हो गया वर्ड आपका जल डमरू मध्य, ठीक है। अब जरा हम लोग इसी से वर्ड एक और क्वाइन करते हैं, स्थल संधि। स्थल संधि, ठीक है। स्थल संधि का बहुत सिंपल मीनिंग, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इस्थेमस। याद रहेगा बच्चों, इस्थेमस इंग्लिश में है इस्थेमस। अब जरा वर्ड पे ध्यान दो, स्थल संधि यानी कि कैसा स्थली भाग होगा जो जोड़ता होगा दो स्थली भाग को, तो ऐसे में आप कह सकते हो एक अत्यंत संकरा स्थली भाग जो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब इसी की तुलना कर लो, ये मान लो कोई लैंड मास है और ये भी ऊपर वाला भी कोई लैंड मास है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई संकरा यदि स्थल है तो वो कहलाएगा स्थल संधि। जैसे स्वेज, सुना होगा स्वेज स्थल संधि, जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। इट कनेक्ट एशिया एंड अफ्रीका। याद रहेगा बच्चों। या फिर आपने जरूर सुना होगा पनामा, और इनका बड़ा महत्व होता है, कई पॉइंट पे आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। पनामा विच कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। याद रहेगा, इट कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, इन दोनों को ये जोड़ता है। तो इस तरह से इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान दें तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अब जल संधि के दो एक एग्जाम्पल भी जोड़ दूं। जैसे आप लोग जाओगे जल संधि के एग्जाम्पल में, पाक स्टेट, कहाँ है भाई पाक स्टेट? कोई बताएगा पाक स्टेट? किसी बच्चे ने सुना है पाक स्टेट कहां पर है? कोई बताएगा जल्दी से। अभी मैंने फिर बोला था डोवर स्टेट, जल्दी से बताइए। कुछ लोगों ने लगता है रिस्पॉन्ड किया है। इंडिया श्रीलंका, गुड गुड गुड, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फिर बिक्की लिखता है बे ऑफ बंगाल, इन बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड, कह सकते हैं अरेबियन सी। वेरी गुड। आप लोगों ने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस में जो सीन है कि वो जाके अपने दादा का
जो अस्थियां हैं उसको विसर्जन करने के लिए जाता है, तो वहीं पर वो पाक स्टेट वाला जो रीजन है वहीं पर वो, रामेश्वरम का नाम जरूर सुना होगा, रामेश्वरम के क्षेत्र के आसपास है, वहीं पर वो अपने दादा की जो अस्थियां हैं उन्हें पानी में विसर्जित करता है। तो सिंपल बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इस तरह से ये जो स्टेट हैं, दुनिया में बहुत सारी स्टेट हैं, एक बात ध्यान रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ये, इसीलिए ये मैं इस पर स्ट्रेस भी दे रहा हूं। इस वजह से ये जल संधि और स्थल संधि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे खास बात ये है, खास कनेक्टिविटी देखी जाती बच्चों, समझे। इनका विशेष रूप से महत्व इस रूप में है कि कई बार यहीं से रास्ते चलते हैं। बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नदर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। वेरी गुड भाई विक्की, बड़ा करेक्टिव इंफॉर्मेशन भेज रहा भाई, मतलब इतना डीप कोई जरूरत नहीं, सिंपल वे में बेटा आप कह सकते हैं, बट व्हाट एवर यू सेंड राइट डाउन, दैट इज वेरी गुड, अप्रिशिएबल। चलिए गुड। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे जल संधि का महत्व यदि देख लें, तो जल संधि का विशेष महत्व बच्चों ध्यान रखना नौगमन के लिए होता है, यानी कि वेरी वेरी यूजफुल फॉर द नेविगेशन, ध्यान रखना। इसीलिए अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं आपके लिए, मोस्ट ऑफ टाइम मैनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बहुत सारे आप लोग देखोगे, मैं जब आप लोगों को वर्ल्ड मैप घुमाऊंगा दुनिया में, तो ये वहां पे सब जिक्र होंगे, जैसे मलक्का जल संधि डिस्प्यूट भी चल रहा है अभी इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको कई जगह पे आप सुन रहे होगे, या फिर आप कई बार औरमूज जल संधि सुनते होगी, इस समय ईरान और अमेरिका के जो टेंशन में कई बार, या बैबुल मंडेब, या सोमालियन के लुटेरे देखे होंगे आजकल, पहले आप लोगों ने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, बट आप लोगों के समय एक नई समस्या उभरी है कि समुद्री लुटेरे कहाँ के भाई, तो सोमालिया के समुद्री लुटेरे। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि परिवहन की दृष्टि से, स्पेशली फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, दीज स्टेट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े जो गुजरते हैं कारवां, कारवां से मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, बड़ी बड़ी शिप जाती हैं गुजरती हैं, तो वो जल संधियों से गुजरती हैं। और इस क्रम में 4-5 का नाम जरूर आप लोग सुन लीजिए, मैं कभी मैप पर जरूर दिखाऊंगा। एक तो डोवर स्टेट ही हो गई, फिर मलक्का, बच्चों ध्यान रखना, मलक्का, मलक्का जल संधि, फिर उसी के साथ आप लोग ध्यान रखना जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ पाक वाली जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक स्टेट, पाक जल संधि, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और मूज, ठीक है, और मूज ध्यान रखिए, और मूज ये कैसे हैं, किसको किसको कनेक्ट करते हैं। फिर बैबुल मंदेब, बैब, ये नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, बाबुल बैब अल मंडेब, इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, सुना हो शायद, तो क्यों कहते हैं इन पर सब कभी डिटेल चर्चा मैपिंग पढ़ाते समय मैं करूंगा। फिर बच्चों स्थल संधि का भी विशेष महत्व है। स्थल संधि चूंकि तुलनात्मक रूप से नैरोवर होती हैं, इसीलिए इनमें बच्चों एक बड़ी खास बात देखी जाती है। दो बच्चों का चैट भी है, जरा देखें क्या भाई कहते हैं बच्चे। पारस लिखता, सर एक बार सिलेबस डिस्कस कर लीजिए जिससे स्पीड का क्लियर हो सके। सर बिल्कुल बेटा, कल तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था ना पारस, सिलेबस मैंने कल डिस्कस किया था कि भाई हमारा सिलेबस जो है, कल आप लोग याद करिए, कल मैंने सिलेबस में सारा बताया था कि भाई हम लोग मानव भूगोल, एक तो भूगोल क्या है मैंने बताया था, फिर भौतिक भूगोल, फिर मानव भूगोल, फिर उसमें भौतिक भूगोल में जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल की मैंने चर्चा की थी कि ये 3 आपके एरिया हैं। और
इन्हीं पर विशेष रूप से फोकस करना। आज जो बच्चों ने कुछ एक प्रश्न पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये देखो परिभाषा है ना बेटा, इसमें कई बच्चों को वर्ड में कई जगह प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं डेफिनेशन के बाद सिलेबस डिस्कशन के बाद थोड़ा डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं कि ताकि आप उसको बेहतर ढंग से आगे जब मैं डिस्कस करूं तो ये शब्द बार बार आते रहेंगे, मैं यही सब वर्ड वर्ड घूमेंगे, ये वर्ड ऐसे ना बेटा कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में इन्हीं सब का मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है सर, ओके पीपीटी, पीपीटी के लिए ओके सर, ओके सर, ठीक कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना कि आप सिंपल यहाँ पे देखो, ये सारा वर्ड मैंने इसीलिए सब खोला हुआ है यहीं पे सब, मैं इसीलिए पहले वहां पे मैं इसी पे करा रहा था, वहां पे मैं इसलिए चला गया, मैंने कहा थोड़ा साफ रहेगा। चलिए यहीं पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जल डमरू सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को भाई जल डमरू को लेके? नहीं। फिर स्थल संधि वगैरह मैंने बता दी। स्थल संधि का विशेष महत्व बच्चों, इनका भी महत्व नौगमन की दृष्टि से होता है, पता आप लोगों को? फ्रॉम द नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता आप लोगों को? आप लोग सुने होंगे पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, आधुनिक समय में इन्हीं स्टेट्स को काट के विशेष रूप से बनाई गई हैं सभी बड़ी बड़ी नहरें। जैसे कील नहर का नाम आप लोगों ने सुना हो, या फिर पनामा कैनाल का नाम सुना हो, स्वेज कैनाल का नाम सुना हो। ठीक है, दो तीन और कैनाल बनने की बात चल रही है, पेपर में भी पूछा हुआ है आपके। इन्हीं सब करेक्टर को देखते हुए यहां से इसे जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों एक और वर्ड में डिस्कस कर दूं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, जरा सा बताइए आप लोग ये प्रायद्वीप क्या होता है? बताइए बच्चों, व्हाट इज प्रायद्वीप पेनिनसुला? पेनिनसुला, ये पेनिनसुला क्या होता है? कोई बता पाएगा क्या आप लोगों में? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। पारस पचौरी लिखता है भाई, रियल C12 टू एवरीवन, सिलेबस आपने सही से नहीं बताया है। ओनली 2 और 3 साइज के ही क्या सिलेबस में? नहीं बेटा, सिलेबस तो मैंने कल डिस्कस किया था ना। थोड़ा नाम अपना बेटा यहाँ पे बताइए तो थोड़ा टॉक करने में आसानी हो हम लोगों में। रियलमी 12 जो भी हैं, थोड़ा सा नाम बताइए तो मेरे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने कल डिस्कस किया था, आप क्लास में नहीं तो बेटा थोड़ा सा एक बार फिर से उसको देखे। मैंने बताया था कि भूगोल क्या है, भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल में जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, वो मैंने सब आप लोगों को डिस्कस किया था। और जल मंडल अभी मैं पढ़ाने जाऊंगा तो उसका जो सब पार्ट है वो मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगा बेटा, उसमें परेशान मत हो। ठीक है, पारस लिखता है, पारस लिखता है जो तीन ओर वाटर से घिरा हुआ हो। फिर वंजी शर्मा भी लिखते हैं जो तीन ओर से, फिर जो तीन ओर से जल से घिरा हो। चलिए भाई मान लेते हैं। कोई और रिस्पॉन्स देना चाहता है? बस में मंडल ही नहीं, सिलेबस में बस, बस या मंडल नहीं बेटा, सिलेबस मंडल में ही तो सारा आगे खुलेगा ना। जो एक एक मंडल पढ़ाता जाऊंगा वो खोलता जाऊंगा, क्योंकि इसी समय मान लो मैं सारा बता दूंगा तो कई बार ना बच्चे तब तक भूल जाते हैं। यहाँ पे हमने एरिया को खोल दिया कि हमें ये एरिया पढ़ना। फिर विक्की लिखता है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड
ज्योग्राफी। बेटा ये सारे हम दोनों कंटेक्स्ट में देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में, दोनों कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर अपने सिलेबस को बहुत डिटेल देखेंगे। ये जो मैंने बताया था, चाहे इंडिया का स्थल मंडल हो, चाहे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देख लो, दोनों वहां से जुड़े हुए। ठीक है, अभी आपने ये कहा कि प्रायद्वीप, प्रायद्वीप बच्चों जब आपने कहा तीन ओर से घिरा हुआ हो, तो यहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं फिर अगला फिर यहीं से आपसे प्रश्न कर दूं कि यदि प्रायद्वीप तीन ओर से घिरा हुआ भाग है, तो बताओ अंतरीप क्या होता है? बताइए बच्चों, अंतरीप क्या होता है? केप, व्हाट इज केप? कोई बताएगा आप लोगों में केप क्या होता है? ये कहीं यहीं यहीं बच्चों के साथ कई बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। रियल में लिखता है सर, सोनिया कहती तीन और जल से अच्छा, पारस कैसे सर जो चारों ओर से घिरा हुआ द्वीप टाइप से? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, धैर्य रखो, बस मैं बताने जा रहा हूं। जस्ट कीप, लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक विशाल भूखंड, साइज का हमेशा ध्यान रखना, विशेष महत्व होता है ज्योग्राफी में। एक विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से, तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखोगे ये भारत है, भारत का ये वाला पार्ट है, और ये वाला इधर पूरब वाला पार्ट देख रहे हो, ये सारा भाग जल से घिरा हुआ है। तो स्थलखंड जो स्थलखंड विशाल हो और तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और एक अत्यंत छोटा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे बच्चों अंतरीप कहते हैं। जैसे सुना होगा कन्याकुमारी, केप कैमोरीन, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? केप, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है केप। ठीक है, अंतरीप के लिए केप वर्ड यूज होता है, और पेनिनसुला के लिए, प्रायद्वीप के लिए पेनिनसुला। तो ये जो सारा एरिया है पेनिनसुला है, और ये जो एरिया छोटा सा, ये है केप। जैसे आप लोगों ने अफ्रीका में सुना होगा केप ऑफ गुड होप, या केप अगुलहास, केप विंसेट, केप यॉर्क, बहुत सारी केप नॉर्थ, बहुत सारी केप साउथ, बहुत सारी केप आप लोगों को आसानी से वर्ल्ड में दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया। सोनिया लिखती हैं सुना है सर, वेरी गुड। तो पारस समझ में आ गया कि नहीं? पारस समझ में आ गया आपको? प्रायद्वीप क्या होता है? विशाल भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। अंतरीप अत्यंत छोटा भूखंड जो तीन ओर से जल में घिरा हुआ हो। ठीक है, ये खास वर्ड, यानी देखो यही दोनों चीजें एक ही हैं, बट वेर इज डिफरेंस? डिफरेंट इन साइज। ठीक है, डिफरेंस इन साइज। तो इस तरह से साइज को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हुआ आपके टर्मोलॉजीज जिसकी आपको समझ। कोई और टर्मोलॉजी आप लोग जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मुझे जल्दी से आप लोग लिख के भेजें, ताकि मैं उस टर्मोलॉजी को भी क्लियर कर दूं, जो हो सकता है इस समय मुझसे छूट रही हो कुछ आप लोगों। बाकी तो जब टाइम टू टाइम आएंगी तो मैं उन सब का जिक्र करता ही जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये भूगोल की परिभाषा वगैरह समझ में आ गई। भूगोल का हम लोगों ने सारी चीजों का अध्ययन कर लिया था। कोई और रिस्पॉन्ड कर रहा है? 100% सर, ज्योग्राफी कितने दिनों में फिनिश होगी? लगभग बेटा 2 महीना लगभग 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा। 90 आवर्स का पूरा डिटेल, चूंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक लंबा टाइम इसमें लगता है, लगभग 1.5 महीना तो आपको लग ही जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे जब आगे जाते हैं बच्चों, इससे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर कई सारी चीजें समझ में आती हैं कि अब आ जाए हम भौतिक भूगोल में भाई। भौतिक भूगोल में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों बोलो। सर इरेज ऑल दैट डिक करिए, हो जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा कई बार प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। थैंक्स फॉर योर सजेशन। और बस थोड़ा सा ये क्लियर ऑल ड्राइंग, ये यहाँ पर नहीं हो पा रहा भाई, मुझे अपने सिस्टम से चलने दो, मैं अभी कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। सर आप भी कंफर्टेबल नहीं हो शायद। नहीं नहीं बेटा, धीरे धीरे हो रहे। देखो टेक्नोलॉजी का एक अपना इफेक्ट है, तो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। अब ये हमारे लिए भी थोड़ी सी नई हो जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल कई बार नहीं हो पाते, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता रहा हूँ और मैं विशेष रूप से अपने जो डिजिटल बोर्ड है, मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। ये थोड़ा सा दिस इज ए माई न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लॉकडाउन में सभी लोगों को बहुत कुछ बदल दिया है। सो आई एम हियर, धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, यू हैव सीन, आपने मुझे विश्वास दिलाया। सर आप भी कंफर्टेबल, अच्छा अच्छा, सही बात है सर। एकदम समझिए कि लॉकडाउन ने हमें नई नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ करा दिया है, नई नई चीजें सीख रहे हैं। मैं अपनी कोचिंग में इसीलिए डिजिटल बोर्ड लगवाया हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इस पे भी उम्मीद करता हूँ अगले 2-3 दिन में मैं फिर से कंफर्टेबल हो जाऊंगा। आइए बच्चों, फिर कोई भेजा है चैट डिजिटल बोर्ड से। बिल्कुल बेटा, मैं डिजिटल बोर्ड कोचिंग, मेरे अपने डिजिटल बोर्ड है, तो कोई नहीं, यहाँ पे भी धीरे धीरे आप बस मान लीजिए 2-3 दिन में मैं फुली कंफर्टेबल हो जाऊंगा। हो ही गया हूँ आज, काफी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे बच्चों भौतिक भूगोल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जरा आप सिलेबस नोट कर लो। हमें जो टॉपिक शुरू करना है जल मंडल से शुरू करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे बड़े भाग पर पानी फैला हुआ है, जो नियर अबाउट 71% एरिया पर फैला हुआ है। और इस क्रम में आप लोग बच्चों अपने पेपर को देखिए, सबसे ज्यादा मेंस से क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। आप मेंस में आप जाएंगे तो यहाँ से लवणता से टेम्परेचर, लवणता से पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके महासागरीय जलधाराओं से पूछा हुआ है, संसाधनों से पूछा हुआ है, डिफरेंट टॉपिक इसके पूछे गए हैं। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते। और प्रीलिम्स में आप जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन हर साल 1 से 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी एग्जामिनेशन में जाइए, चाहे आईएएस में बैठिए, पीसीएस में बैठिए, या किसी भी एग्जामिनेशन में, सीएपीएफ या व्हाट एवर एग्जामिनेशन, many many questions asked from this topic. So this topic considered as a one of the most important topic. और बच्चों एक बात तो आप मानेंगे, जरा सोचिए, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? कोई बताएगा आप लोगों में?
अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना तो हम लोग बुद्धू नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई है। बच्चों का तुरंत रिस्पॉन्स भी आ गया कि सर हम लोग जानते ही हैं कि जल से हुई है। वेरी गुड। और बच्चों और लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पारस के अलावा और कोई रिस्पॉन्ड? रियल मी भी गुड बेटा, गुड। रियल मी आपने नाम नहीं बताया था, नाम बता दो भाई। तो अच्छा आपने आंसर दिया, समुद्र से, ओशन से, जल में हुई, बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा? और सोनिया लिखती है मछली, गुड। सिंपल सी बात यह है कि जीवन जो है पानी से उत्पन्न हुआ है, माना जाता है विद्वानों का। यहाँ पर आदित्य वर्मा रेज हैंड। हाँ आदित्य बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। आदित्य, आदित्य बोलो जल्दी से। आदित्य, आदित्य बोलना चाहोगे? नहीं, नथिंग सर, मिस्टेक से हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, और जल चूंकि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हो कि किसी विद्वान ने कहा है कि इस पृथ्वी पर आगे आने वाले समय में यदि तीसरी विश्व युद्ध होती है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो होगा जल होगा, जल होगा। पता आप लोगों को? आप लोग वर्ल्ड में इस समय देख ही रहे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट साउथ चाइना सी, डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे एरिया में डिस्प्यूट्स देखेंगे जहां पर ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो जल मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बच्चों इसका जो सिलेबस फटाफट आप लोग नोट कर लो। पहला जो टॉपिक है इसमें जल मंडल का, पहला जो टॉपिक है वो है आपका सागर नीतल का। एक मिनट बच्चों। हाँ, तो यहां पे कह सकते हैं सागर नीतल का उच्चावच। सागर नीतल का उच्चावच दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है बच्चों। उसके बाद जब आगे आते हैं तो यहीं पे एक दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा, महासागरीय तापमान। महासागरीय तापमान, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आया था, देन मेंस में पूछा गया है महासागरीय महासागरीय लवणता। याद रहेगा? फिर बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय परिसंचरण। परिसंचरण यानी कि कह सकते हैं सागर नीतल का उच्चावच एक ऐसा टॉपिक है, बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन। दिस इज द टॉपिक, बॉटम बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन। याद रहेगा, बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन। फिर इसका ओशनिक टेम्परेचर, देन ओशियनिक सैलिनिटी,
और ये हो गया ओशियनिक सर्कुलेशन। ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से भी मेंस में क्वेश्चन 2016 में आप लोग अपने मेंस में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, और लवणता का 2017 में पूछा गया है 2017 मेंस में। परिसंचरण का सिंपल मतलब होता है सागर में होने वाली गतियां, चाहे तरंगों के रूप में हो, तरंगे हो या फिर लहरें हो। लहरें हो, जल धाराएं, जल धाराएं हो, ठीक है, या फिर बच्चों सिंपल ज्वार भाटा। सुना होगा आप लोगों ने वर्ड ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कहे जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग कुछ और टॉपिक को देखते हैं तो समझ में आता है, जैसे इसके बाद महासागरीय संसाधन। महासागरीय संसाधन बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी बालक कहता ना सिलेबस, तो बेटा अब देखो इसी में हम लोग एंट्री किया। अब इस टॉपिक में हम लोग आसानी से सारा कुछ चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। और आप लोग कहोगे तो एक प्लानर मैं इस टाइप का बना के सिलेबस का पूरा मैं आप लोगों को भेज दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। महासागरीय संसाधन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले सागर की बनावट कैसी है वो पढ़ना है, यानी कि सागर नीतल कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, दिस इज आवर टॉपिक। देन आफ्टर महासागरीय तापमान, महासागर का जो तापमान है, महासागर में जो भी जल पाया जाता है वह उसका तापमान है, वह उसका एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, और उसी की वजह से सागर में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। और फिर सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है बच्चों, उसकी लवणता। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ओशनिक वाटर। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप सोचे कितना महत्वपूर्ण है कि आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। और उससे भी खास बात, गाने भी इस पर आप लोग बॉलीवुड के बहुत सारे गाने भी सुनोगे, लवणता पर आपको गाने मिल जाएंगे, ठीक है। ये खास बात यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं लवणता भी इंपोर्टेंट है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आता है। देन फिर महासागरीय परिसंचरण, आप यहीं पर देखोगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में जहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते, ठीक है। सर स्पीड बहुत ज्यादा कम है, बहुत स्लो मोशन में चल रही है। अच्छा, बुक नेम, ठीक है, आदित्य नथिंग। तो स्पीड बढ़ा दिया जाए। मैं तो सोच रहा था बच्चे थोड़ा सा अभी नए नए हैं तो हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम, इसीलिए मैं पारस थोड़ी स्पीड अपनी कम रख रहा था कि 2 एक दिन चीजों को बच्चे आसानी से कम्युनिकेट कर जाए, उसके बाद तो स्पीड हमारी तेज होगी, उसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बुक्स की बात पूछ रहा है विक्की, तो यस सर, ओके सर। तो बुक, विक्की बुक पूछ रहा, तो मैंने विक्की कल बुक बताया था, आप एनसीईआरटी को कंसल्ट कर सकते हो, सबसे बढ़िया 11वीं की एनसीईआरटी, द बेस्ट सोर्स। फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से आती, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको आप लोग देखिएगा, सब बहुत ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ। फिर विक्की लिखता है जीसी लियोंग वन ऑफ द फाइनेस्ट। यदि आपके इंग्लिश मीडियम है तो जीसी लियोंग बहुत ही बढ़िया बुक है, आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, तो पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पीड से मीन है सर एक एक ले में क्लास, समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या चल रहा है, एक वे में चले, थोड़ा इंटरेस्ट आए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि लय में ये है बेटा कि मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल बताया। भौतिक भूगोल क्या क्या है आपका टॉपिक मैंने डिस्कस किया, और अब सिलेबस में हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना,
तो सिलेबस में एंट्री आपने कहा था सिलेबस में सर बता दीजिए, देखो वही सिलेबस में बता रहा हूं कि हमें सिलेबस जल मंडल में पढ़ना क्या क्या है। तो जल मंडल में हमें विशेष रूप से ये टॉपिक सारे पढ़ने हैं, इन सभी पर हमें ध्यान देना, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा सागर नीतल का उच्चावच हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया सागर का तापमान, और तीसरा टॉपिक हो गया महासागरीय लवणता, और चौथा टॉपिक हो गया महासागरीय परिसंचरण, जिसमें फिर आगे नीचे टॉपिक बच्चों दिया हुआ है तरंगे या लहरें, जल धाराएं, ज्वार भाटा, ये इसी के सब पार्ट है, ठीक है। देन फिर उसी मैंने आप लोगों के साथ बताया कि यहाँ पर देखो महासागरीय संसाधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा जा रहा है इस समय, और आपके मेंस में पूछा हुआ। फिर यहीं पर आपका सिलेबस जब आगे बढ़ता है जल मंडल में, तो एक और नियम होता है महासागरीय कानून, महासागरीय कानून, सी लॉज। यानी कि ये कह सकते हो कि यदि संसाधन है तो बच्चों निश्चित ही कहीं ना कहीं विवाद होगा, और विवाद से बचने के लिए हमेशा कानून की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जरूरत है। लास्ट में फिर टॉपिक आपका आता प्रदूषण। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में महासागरीय प्रदूषण सामने आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया, समझ में आ गया भाई। रियल मी लैब में हमने ये देखा कि सिंपल हमारा भूगोल में टर्म्स कौन कौन से मैंने टर्म्स बता दिए, उन टर्म्स के साथ साथ बहुत जरूरी जो चीजें थी वो डिस्कस मैंने कर दी एग्जाम्पल के साथ। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विशेष रूप से जलमंडल एक के अंदर। और जलमंडल में जब हमने देखा तो सबसे पहला देखा टॉपिक क्या है, सागर नीतल का उच्चावच, दूसरा टॉपिक है महासागरीय तापमान, तीसरा टॉपिक है महासागरीय लवणता, चौथा टॉपिक है इसी में महासागरीय परिसंचरण, और पांचवा टॉपिक जब आप लोग देखते हो तो यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका संसाधन, और फिर लास्ट में सेकंड लास्ट आपका हो गया कानून, और लास्ट में प्रदूषण। प्रदूषण बच्चों ये कंटेम्परेरी टॉपिक है, अक्सर ये पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की संभावना प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों है। ये जितने भी टॉपिक मैंने बता दिए इन सबसे प्रीलिम्स में आपको देखोगे अक्सर प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बड़ी खास बात देखी जाती है, ठीक है। तो जलमंडल बच्चों समझ में आ गया, जलमंडल का सिलेबस समझ में आ गया, जल्दी से बताइए भाई, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जलमंडल का सिलेबस सभी बच्चों को समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम? गुड गुड। पारस सर पीटी के लिए क्विज भी तैयार? बिल्कुल बेटा क्विज होंगे ना, टॉपिक जब आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सोफिया लिखती है यस सर क्लियर है, विंजी लिखता है यस सर, विक्की कुमार यस सर, और पारस लिखता है क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन तो होंगे ही, बिना क्वेश्चन के तो बिना दूल्हे के बारात हो जाएगी ना। तो टाइम टू टाइम आप आगे देखेंगे जितने भी टॉपिक आते रहेंगे उसमें क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर हम लोग, चलिए इसी के साथ यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी खास बात दिखाई देगी, जल मंडल क्या है हमारा, इस पर हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। और इस जल मंडल के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो जरा देखते हैं, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सिलेबस बच्चों। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बच्चों ये देखते हो कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों के, यह दो चीजों से घिरी हुई है, यानी कि इसके 71% पार्ट पर हुआ है और 29% पार्ट पर स्थल फैला हुआ। दिस इज द थिंग्स ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ये दो चीजें आपको स्थल पर पृथ्वी पर दिखाई देती। जो भाग जल से घिरा हुआ है उसे आपने कहा जल मंडल, और जो भाग स्थल से घिरा हुआ उसे आपने कहा स्थल मंडल।
यहाँ पे हम लोग चर्चा विशेष रूप से जल मंडल की करना चाहते हैं कि जल मंडल में क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हैं। यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जो 71% जल फैला हुआ है बच्चों, ये बड़ी खास बात है। यह महासागरों में है, महासागर में है, सागर में है, खाड़ी में है। क्या है ये मैंने परिभाषा में आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ जल नदियों में है, झीलों में है। यहीं से प्रश्न आया है, जल भूगर्भ में भी है, यानी भूगर्भी जल। जल जीवों में भी है, पता, जीवों में भी जल है, जीव जंतु में भी, जन में भी है। जल आकाश में भी है, किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। एक बड़ी खास बात है कि जल एक ऐसा, यानी कि जल मंडल एक ऐसा पृथ्वी पर पाया जाने वाला महत्वपूर्ण मंडल है जो सब जगह पाया जाता है। और बच्चों एक बड़ी खास बात आप लोग देखो कि पृथ्वी पर जल 71% है। इंटरेस्टिंग बात यह कि आपकी बॉडी में भी जल लगभग 70% है। पता आप लोगों को? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखोगे। इसलिए किसी विद्वान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोग बिना खाना के कई दिनों रह सकते हैं, परंतु बिना पानी के कुछ दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि अधिक से अधिक आप 3 से 3.5 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम विल रेज देयर। ठीक है। जबकि बिना खाए आप कई महीनों तक रह सकते हैं। रिकॉर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों ने 64 दिनों का, और एक बाबा थे देहरादून में, उन्होंने स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक, तो 120 दिनों तक जिंदा रहे। खैर, यानी कि जल जो है हमारी बॉडी में भी पाया जाता है और जल हमारी बॉडी के बाहर भी पाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है, प्रकृति ने सोचो उतना ही जल हमारे अंदर भी बनाया हुआ। और उसी का परिणाम यह है कि दोनों में एक संतुलन की स्थिति देखी जाती है कि आपकी बॉडी में यदि जल गड़बड़ हो जाए बच्चों, यानी कि 10% ज्यादा हो जाए, 10% कम हो जाए, तो तुरंत प्रॉब्लम आ जाती है। यदि जल 10% ज्यादा हो जाए तो ओडीमा हो जाएगा, बॉडी फूल जाएगी। यदि जल 10% कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बड़ी खास बात है, पता आप लोगों को? दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आप लोग पहले ये क्या समझ सकते हैं कि जल मंडल एक ऐसा मंडल है कि जहां जाइएगा वहां पाइएगा। एक लाइन बस आप ध्यान रखिएगा, जहां जाइएगा वहां पाइएगा, यानी हर जगह जल उपलब्ध है और हर फॉर्म में जल उपलब्ध है। यानी कि ठोस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी है और गैस अवस्था में भी है, और आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। यानी कि बॉडी में जीव जंतुओं में भी जल है, तो महासागरों में, फिर जमीन के अंदर, मिट्टी में, पत्ती में, जो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, जल हर जगह अवेलेबल है। वही जो एरिया जहां पर जल पाया जाता है, जल की उपलब्धता देखी जाती है, उसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं जल मंडल। याद रहेगा। अब जब जल मंडल की हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर अब बात समझ में आपको आने लगती है कि जल मंडल की परिभाषा वगैरह क्या है। तो जरा देखिए भाई, भूपृष्ठ की समस्त जल राशियों के लिए एक सामूहिक नाम जिसके अंतर्गत भूपरिपटी के ऊपर तथा अंदर की जल राशियां, वर्षा और वायुमंडल, जलवाष्प आदि सभी सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा परिभाषा में, इसकी जब हम लोग परिभाषा देते हैं तो सभी जल राशियां, खास बात देखो आप लोग, सभी जो भी पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह पर जो भी हैं, ये सभी समस्त जल राशियां जो सामूहिक नाम, यानी कि इन्हीं सभी को हम लोग कह देते हैं। और जिसके अंतर्गत क्या क्या है भाई, तो आप देखोगे इसके अंतर्गत विशेष रूप से सतह के ऊपर, भूपरिपटी के ऊपर और उसमें
अंदर भी यानी भूगर्भीय जल भी, वर्षा जल यानी कि जलवाष्प के रूप में जो रहता है, ये सभी इसमें सम्मिलित किया जाता है। याद रहेगा? तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण। फिर पृथ्वी के ऊपर स्थित समस्त जलीय भाग जो स्थल मंडल वायुमंडल से भिन्न होता है, इसके अंतर्गत मुख्यतः सागरों एवं झीलों, ध्यान रखिएगा बच्चों, सागरों एवं झीलों, हिम चादरों, मैंने बताया ना ठोस द्रव्य गैस सभी अवस्था में मिलता है और उसी को हम लोग कहते हैं ये सारी चीजें। फिर वायुमंडल और जलमंडल की पूरक पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि जो भूमंडल के लगभग 2/3 भाग पर फैली, यानी 71% भाग पर जल फैला हुआ है। इस तरह से इसकी परिभाषा को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यानी कि जलमंडल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। बच्चों, आपके सर की एंट्री हो चुकी है, सुमित सर क्लास में आ चुके हैं और मैं क्लास यहीं पर रोकना चाहता हूं और कल मैं फिर आप लोगों के साथ विशेष रूप से जल मंडल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, कल मैं शुरू करूंगा। आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से सागर नीतल का उच्चावच वाला जो टॉपिक है उसको एक बार देख के आइएगा, ठीक है? तो हम लोग उस पर आराम से चर्चा करेंगे और सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।